मैं ठहरा रहा लास्ट पार्ट हुमा कुरैशी माजी दुरेशवार वो जाहिलाना अंदाज में चिंघाड़ा था। दुरेशवार डेरी सहमी सी कमरे में आई थी, जहां वो शराब के नशे में धुत तेज घूरती निगाहों से इसे ही देख रहा था। शादी के फौरन बाद वो हनीमून पर वर्ल्ड टूर पर चले गए थे और फिर मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। या यूं कहना ज्यादा बेहतर था कि दुरेशवार को इस घर में कैद किया गया था, क्योंकि कासिम सिद्दीकी एक अमेरिकन नेशन पाकिस्तानी था जिसने पाकिस्तान में शादी महज माँ बाप के इसरार पर की थी। हनीमून पीरियड तक तो सब ठीक था, मगर ना जाने कैसे इस शख्स को दुर सहवार और ताबिश के बारे में भनक लग गई थी, जिसके बाद वो अपने घर वालों से अमेरिका शिफ्ट होने का झूठ बोलकर दुर शहवार को इस्लामाबाद में अपने 4 कमरों के फ्लैट में कैद कर चुका था। जी, जी कासिम, वो आँसुओं से रोती करीब गई थी। किस्मत इसे इस दोराहे पर ला खड़ा करेगी, ऐसा इसने कभी सोचा भी ना था। कहाँ मरी हुई थी शाम से? घड़ी में वक़्त देखा है? रात के 12 बज रहे हैं। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हर वक़्त अपने आशिक के ख़यालों में खोई रहती हो जाहिल औरत। वो नशे में धुत नागवारी से बोला था, जबकि दुर्रे को अपने पाँवों पर खड़े रहना मुहाल लगा था। ये अज़ियत बर्दाश्त करते 1.5 साल होने को आया था, मगर इसके माँ-बाप, जिनसे इसकी आखिरी बार 1.5 साल कबल हुई थी, जब वो हनीमून से वापस पाकिस्तान लौटे थे। इब्तिदाई दिनों में कासिम एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो निकाह के बाद ताबिश को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, मगर सिर्फ़ शादी के चंद माह बाद ही। कासिम की जानिब से दिए गए ताने और अज़ियत से अपनी साबका ज़िंदगी भूलने ही नहीं देते थे। शादी के बाद ये 2 साल का अरसा इंतहा का कर्बनाक अज़ियत भरा था। ज़िंदगी इस कैद में यूं ही गुजर रही थी। इसने माहो साल का हिसाब लगाना छोड़ दिया था। कासिम इसे बंद करके महीनों के लिए चला जाया करता था और वो अकेले घर में रह कर ज़हनी बीमार हो गई थी। वो दुर्रे रही नहीं थी, जो माँ की लाडली और बाप की आंखों का तारा हुआ करती थी। वो तो अपनी ज़ात से अख्तर मुख्तलिफ एक पत्थर की दुरे शहवार बन गई थी। आज तकरीबन 15 दिन बाद वो फ्लैट खोल कर घर वापस आया था। दुरे शहवार लिविंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी। वो सटपटा कर करीब आया, कहीं मर तो नहीं गई। दुरे शहवार इसकी पुकार रायगा गई थी, मगर इसके पल्स बहुत स्लो चल रही थी। कासिम के पेशानी पर शबनमी कतरे नुमाया हुए। इसने घबरा कर अपनी एक जानने वाली लेडी डॉक्टर को घर कॉल करके ही बुला लिया था। कासिम, शी इज एक्सेप्टिंग। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के बाद रूम से बाहर आकर आगाह किया। व्हाट आर यू श्योर? इसे शौक लगा। यस, 110%। बट शी इज सो डिप्रेस्ड। एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वरना आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये फर्स्ट मंथ है, मैंने कुछ विटामिन्स लिख दी हैं, लाज़मी आज से स्टार्ट करवा दें। और हाँ, अस्पताल लाकर मुकम्मल चेकअप लाज़मी करवा लीजिएगा। डॉक्टर की बात वो सपाट तासुरात के साथ सुन रहा था। वैसे तो ठीक है ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? इसने दिल में कलबलाता सवाल पूछा। हाँ, हाँ, ठीक है, बस ज़रा ख़्याल रखें। अच्छा, मैं निकलती हूँ। मुझे हर हाल में क्लिनिक पहुँचना है। वो अपना बैग सँभालती फ्लैट से निकल आई थी। दुर्शवार की आँख खुली तो खुद को नरम बिस्तर पर पाया। वो नासमझी से उठ बैठी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? करीब से उभरती आवाज़ पर वो खौफज़दा हुई। मैं इसकी ज़बान लड़खड़ा गई। बिल्कुल ठीक हूँ, वो लब दबाए बोली और इसकी घिरती घूरती निगाहों से ख़ाइफ़ निगाहें चुरा गई। तुम्हारा वो आशिक, किस किस्म के ताल्लुकात इस्तिवार थे तुम दोनों के दरमियान? दुर्रे ने खौफ से इसकी जानिब देखा। एक्सेप्ट कर रही हो तुम? ये मेरी औलाद तो नहीं है। दुर्रे को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। अल्लाह का वास्ता है कासिम, मुझ पर ये जुल्म ना करें। आखिर कसूर क्या है मेरा? वो रोती बिलखती इसके सामने हाथ जोड़ गई थी, जो इंतहाई नफरत से इसे देख रहा था। तुम्हारा जो कसूर है, अब इसकी सजा यही है कि तुम इस घर में तड़प तड़प कर जान दे दो, मगर मेरी तरफ से कभी अच्छा गुमान ना रखना, समझी? वैसे भी मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। तुम्हारे जैसी औरत इस काबिल ही नहीं कि इसके साथ कोई रिश्ता रखा जाए। वो इंतहाई नफरत से बोलता इसे यूं ही रोने तड़पने और सिसकने के लिए अकेला छोड़ गया। इसने कितनी ही बार अपनी जान लेने की कोशिश की, मगर फिर अपनी औलाद का ख्याल आ जाता तो वो ये दुख पी जाती। दिन महीनों में गुजरने लगे थे। अब तो खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। इसे गए 1.5 माह हो गया था और इस 1.5 माह में वो कितनी ही बार बेहोश हुई थी और फिर शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो जाती और वो होश में आ जाती। वो अपनी हिम्मत पर हैरान थी। नमाज में दुआएं मांगने के बावजूद इसकी मुश्किल आसान नहीं हो रही थी। मौत की देवी इस पर मेहरबान नहीं हो रही थी। न जाने नसीब में ये कैसी आज़माइश लिखी थी। दूसरी जानिब दुर्शहवार की शादी के तकरीबन 2 साल बाद ताबिश ने भी इत्तिसाम साहब और शाइस्ता बेगम की
کی مخالفت مول لے کر عروہ سے شادی کر لی تھی، جس سے اس کی ملاقات PC ہوٹل میں ایک بزنس ڈنر میں ہوئی تھی، جو اس کے کمپیٹیٹر کے یہاں بطور سیکریٹری جاب کرتی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے بلانگ کرتی تھی، جو جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے پس پردہ ماڈلنگ بھی کیا کرتی تھی۔ تابش کو نہ جانے اس میں ایسا کیا پسند آ گیا تھا کہ محض ایک ہفتے میں آنن فانن نکاح بھی کر لیا تھا، یا پھر خود کو دکھ دے کر وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد بھی دونوں میاں بیوی نے عروہ کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل نہیں تھی، اور پھر عروہ کا تلخ رویہ اور بیٹے کی بیگانگی کے سبب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ تابش نے خود کو بزنس میں ایسا مصروف کر لیا تھا گویا اس کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو جیسے۔ وقت گزر رہا تھا، شادی کے 2 ماہ بعد اسے عروہ کی جانب سے خوشخبری ملی تھی، جو اس سے اپنا فگر خراب کرنے کی وجہ سے خوب لڑی جھگڑی تھی۔ وہ فی الحال ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، مگر تابش کی جانب سے ملنے والی دھمکی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی تھی۔ درہ شہوار کی شادی کو 2.5 سال ہونے کو آیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کی آواز تک سننے کو ترس گئے تھے، جو پردیس جا کر اپنے ماں باپ کو بھول ہی گئی تھی۔ وہ رخصتی کے وقت ان سے ناراض تھی، بہت سے شکوے تھے اسے۔ شادی کے بعد بس ایک بار ملنے آئی تھی اور پھر وہ امریکہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کا بزنس دن بہ دن لاس ہو رہا تھا۔ ان کی تقریباً نصف سے زیادہ پراپرٹی نیلام ہو گئی تھی اور مارکیٹ میں شیئرز کی قیمت گرتی ہی جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ ایک طرف بیٹی کی جدائی، دوسری طرف بیماری جو دن بہ دن انہیں کھاتی جا رہی تھی، اور بزنس کا لاس۔ اب ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ وہ اپنا علاج ہی کرا لیتے۔ بیٹی سے ملنے امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ رانا، میری بچی سے بلاؤ، اپنے بابا سے اتنی ناراض ہو گئی ہے کہ بات بھی نہیں کرتی۔ درے سے کہنا اپنے باپ کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ ایسا نہ بولیں پرویز صاحب، درے واپس آ جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں بیٹی کی جدائی اور شوہر کی بیماری نے جھٹک کر رکھ دیا تھا۔ میری درے سے کہنا اپنے باپ کو معاف کر دے۔ وہ اپنے الفاظ دہراتے نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ 7 ماہ بعد درِ شہوار کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکیلے رہ رہ کر نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے قاسم فلیٹ پر ہی تھا۔ وہ زیادہ تر غنودگی میں ہی رہتی تھی۔ وہ اسے اس حالت میں ایک بار بھی اسپتال لے کر نہیں گیا تھا۔ آج ڈاکٹر گھر ہی آئی تھی۔ درِ شہوار کی حالت دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ دیکھو قاسم، بہتر ہوگا تم اپنی بیوی کو جلد از جلد ہاسپٹل شفٹ کر دو، اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بولتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ڈاکٹر سے رجوع کے بعد درِ شہوار کو فوری طور پر اپنے ہیلی کاپٹر سے کراچی اس کے ماں باپ کے گھر لے آیا تھا۔ سنبھالو اپنی بدکردار پاگل بیٹی کو، اور ہاں پرویز عباسی، میری طرف سے اسے فارغ سمجھو۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں 3 لفظ بول کر فارغ کرتا وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا، جبکہ وہ جوان بیٹی کی یہ حالت دیکھ پاگل ہو گئے تھے۔ پرویز صاحب تو اس کی حالت دیکھ شدید رنج و تکلیف سے پاگل ہو گئے تھے۔ آج انہیں رہ رہ کر شائستہ اور اس کے ماں باپ کی تکلیف یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو کسی کی بیٹی کو بغیر کسی وجہ اور قصور کے رسوا اور برباد کیا تھا۔ یقیناً شائستہ اور اس کے ماں باپ کے دل سے نکلی آہ اور بددعا تھی جو ان کی جوان بیٹی کو لگ گئی تھی، اور ان کو لاحق جان لیوا مرض آج سالوں بعد مکافات بن کر سامنے لوٹ آیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، کمینے سے کمینہ شخص بھی اولاد کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے۔ اسے اپنے کیے کا احساس ہی جب جاگتا ہے جب اسی اذیت و تکلیف سے اپنی اولاد گزرتی ہے۔ جو بھی اس کا پرانا جاننے والا درِ شہوار کی حالت دیکھتا، وہ اسے پرویز کے کیے مکافات گردانتا تھا۔ جوانی کے نشے میں اس نے جس طرح دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کی تھی، آج وہی سب اس کی اولاد کے سامنے آ گیا تھا۔ مگر درِ شہوار کے ساتھ جو ہوا وہ پرویز کا مکافات نہیں، بلکہ شائستہ کی بددعائیں، آہیں اور سسکیاں تھیں۔ کسی مظلوم کی بددعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں بددعا کو مکافات کا لبادہ اڑا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کسی جان کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے۔ بھلا کیا وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ایسی ناانصافی کر سکتا ہے؟ جو بڑا انصاف کرنے والا ہے، کیا وہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لے سکتا ہے؟ یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں، جب دادا کے قتل کا بدلہ اس کی نسلوں سے لیا جاتا تھا، اور اب اس زمانے میں اسی جاہلانہ سوچ کو مکافات کا نام دیا جاتا ہے۔
जबकि दर हकीकत मकाफ़ात में इंसान अपने किए का भुगतान खुद करता है। परवेज़ साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? वो शख्स मेरी बच्ची को तबाह-बर्बाद कर गया, वो मुझे अपनी माँ को नहीं पहचान सक रही, आपसे, अपने बाप से खौफ़ खा रही है। मेरी बच्ची, आप इस कमीने शख्स को सज़ा क्यों नहीं दिलाते? बेटी की अधमरी हालत देख इनका कलेजा मुँह को आ गया था, जबकि वो लाग़र सी हालत में बिस्तर पर पड़े थे। इनके असाब जवाब दे गए थे, अब कहाँ जाते, किससे अपनी बेटी का सवाल करते? कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिज़नेस, सारा बैंक बैलेंस बैंक ने ज़ब्त कर लिया था। अब ले देकर एक वाहिद घर ही बाकी रह गया था, जो इन्होंने गिरवी रख दिया था। अब बस वो शाइस्ता से माफ़ी माँगना चाहते थे, शायद इसकी माफ़ी से इनका दुःख ज़रा कम हो जाता। लेकिन वो ना जाने कहाँ जा छुपी थी। पूर्वा का आखिरी माह चल रहा था। बिल्कुल अकेला होने के बायस सब कुछ मैनेज करना इंतहा का मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि सब कुछ आसानी से सँभाल सके। इसने खुद को बिज़नेस में इस हद तक मशगूल कर लिया था कि अब माज़ी की कोई याद पीछे बाकी नहीं रही थी। दुर्र शहवान नामी लड़की को याद भी नहीं रखना चाहता था, मगर यादें तो दीमक जैसी होती हैं, जो आदमज़ात को चिमिट जाएँ तो खोखला कर देती हैं। दो 2 रोज़ कबल एक आँधी आई थी और सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई थी। परवेज़ साहब सोए और फिर इनकी सुबह नहीं हो सकी थी। दुर्र शहवार को तो अपना होश ही नहीं था। बाप का आखिरी दीदार भी इसने गैरों की तरह किया था। डॉक्टर से चेकअप के बाद मालूम हुआ कि वो जुड़वां बच्चों की माँ बनने वाली थी। वो राना तो शौहर और बेटी के गम में कँबला कर रह गई थी। रात के वक़्त इसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ी थी, जिसे वो बामुश्किल अस्पताल तक लाई थी। मौसम के तेवर बिगड़े हुए थे, डॉक्टर्स खामोश थे, जो कोई तसल्ली नहीं दे रहे थे और ना ही कोई जवाब दे रहे थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। इनका दिल मुसलसल दुआ गो था, मगर होनी को कौन टाल सकता था? जब भी किसी ने इनके कंधे पर हाथ रखा था, उन्होंने चौंक कर सर उठाया था। आप घबराएं नहीं, दुर्रे ठीक हो जाएगी। उर्वा और दुर्रे शहवार को ओटी में गए कई घंटे हो गए थे, जबकि वो राना बेगम की ज़बानी तमाम रूदात सुन सकते में चला गया था। दिल गम से भर गया था और परवेज़ साहब और शाइस्ता की पहली शादी का सुन तो वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ही मफलूज हो गया था। इसके तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी मुमकिन था। दुर्र-शहवार की अज़ियत दिल से महसूस हो रही थी। वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ में रही थी। गुज़िर 3 सालों में बदल कर रह गया था। अपनी माँ को कहना कि वो परवेज़ को माफ़ कर दें, शायद मेरी बच्ची की तकलीफ़ कुछ कम हो सके। इनसे कहना माफ़ कर दें, मेरी बच्ची को इनकी बद्दुआएँ लग गई हैं। वो फपक-फपक कर रो पड़ी थी, जब ही 2 नर्स गुलाबी कम्बल में लिपटी बच्चियों को थामे राना बेगम के करीब आई थीं। मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत से नवाज़ा है। पेशेंट्स खतरे से बाहर हैं, अभी इन्हें होश नहीं आया। कुछ देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो प्रोफ़ेशनल लहजे में बोलती बच्चियों को राना बेगम को थमा दी जा चुकी थी। दूसरी बच्ची को ताबिश ने सँभाला था। शहर को काली घटाओं और पानी से भीगे रूई के सिया बादलों ने अपनी छाँव में ढक रखा था। शाम से ही मौसम अबरालूद था। आकाश पर सुर्खी माइल रात की चादर पहनते ही सरज़मीन बारां छम-छम बरसने लगा था। तेज़ हवाओं के झोंकों के बाइस सर्द रात मज़ीद यकबस्ता हो गई थी। ऐसे में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अपना सर थामे बैठा शख्स किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर ख़ामोश था। कुछ देर कबल ही नर्स 2 खूबसूरत सी बच्चियाँ इसकी गोद में डाल कर गई थी, जो कुछ वक़्त पहले ही इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी थी। मगर कानों में बाज़ गश्त करते डॉक्टर के कुछ लम्हे कबल के अल्फ़ाज़ इसने इसकी ज़हनी सलाहियतों को मफ़लूज करके रख दिया था। सॉरी, आपका बेटा मुर्दा पैदा हुआ था, हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये वो अल्फ़ाज़ थे जो इसे इन नन्ही फूल जैसी नाज़ुक गुड़ियों को भी गोद में उठा लेने के बावजूद खुशी नहीं होने दे रहे थे। तभी मुझे जुड़वाँ बच्चियों का इतना शौक है ना कि बस। कानों में दुर्र शहवार की शोक सी आवाज़ गूंज गई। बच्चियाँ बिल्कुल अपने बाप की कॉपी थीं। वो आँसुओं से लबरेज आँखों से मुस्कुराया था जब इनमें से एक बच्ची ने छोटी-सी आँख खोली थी और बस वो यही लम्हा था जब इसे अपनी साँसें थमती हुई महसूस हुई थी। मासूम गुड़िया की आँखों का सब रंग उर्वा की ग्रीन आँखों का अक्स था। ताबिश, वो चौंक कर मुतवज्जा हुआ, आँखों में ठहरा पानी इसके गम का गवाह था। जी, बच्चियों की नानी जान, राना बेगम को करीब देख वो आँखें पोंछ गया था। ताबिश, मेरी बेटी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। वो नासमझी से इन्हें देखे गया था। क्या मतलब आंटी? बेटा नहीं रहा तो क्या हुआ? अल्लाह ने 2 बेटियाँ तो दी हैं ना। इसके नाफ़हम तासुरात देख वो मज़ीद गोया हुई थी। ये दोनों तुम्हारी बेटियाँ हैं और बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। अल्लाह की अमानत थी, इसने वापस ले ली। इसका दिमाग इनकी बात की गहराई समझने से कासिर था। इससे पहले कि वो होश में आ जाएँ, बच्चे की तदफ़ीन का इंतज़ाम करो। मैं अपनी बच्ची का दुःख मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती।
इतना बोलकर वो फपक-फपक कर रो पड़ी थी, जबकि वो सर फटते हाथों में अपनी मोहब्बत की निशानियों को लिए बैठा दुनिया का सबसे बदनसीब मर्द साबित हुआ था। दुर्शहवार को होश आ गया था, मगर वो तो अपना आप ही भूल गई थी, तो भला औलाद कैसे याद रहती? ताबिश तो इसकी हालत देख ही नहीं पाया था, जबकि उर्वा को होश आ गया था, मगर वो शायद शदीद किस्म की हैरानगी में मुब्तला थी कि डॉक्टर्स ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भला जुड़वां बच्चियों की पैदाइश कैसे हो गई थी? राना बेगम दुर्शहवार को लेकर घर जा चुकी थी। उर्वा जो कुछ वजूहात की बिना पर कुछ दिन अस्पताल में ही रही थी। इसने दोनों बच्चियों को रानिया और वानिया का नाम दिया था, जो इसने कभी अपनी और दुर्शहवार की औलाद के लिए सोचा था। उर्वा की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी थी, मगर बच्चियों की हकीकत ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी थी। वो तो पहले ही औलाद के हक से दस्तबरदार थी और फिर अचानक पैदा हुई 2 औलादों की हकीकत वो अस्पताल जाकर मालूम कर चुकी थी। कज़ा की ताबिश तमाम तर डॉक्यूमेंट्स तब्दील करा चुका था, मगर उर्वा हकीकत का पता लगा लगा चुकी थी और ताबिश के वादे के मुताबिक वो इस राज को अपने सीने में दफन रखने का वादा करके हमेशा के लिए अपने हिस्से का पाबंद बनाकर अमेरिका चली गई थी, जहाँ वो कई अरसा रही और फिर लॉस एंजलिस मूव कर गई। वो कई मैगज़ीन्स के लिए काम कर चुकी थी। ताबिश की तरफ से एक हैंडसम अमाउंट हर महीने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। बच्चियों की पैदाइश के 1 हफ्ते बाद वो दुल्हन-शवार के घर गया तो पता चला इनका ये घर भी बैंक ज़ब्त कर चुका है और वो दोनों माँ-बेटियाँ रातों-रात ना जाने कहाँ गायब हो गई थीं। ताबिश की कल ज़िंदगी का महवर वो दोनों शहज़ादियाँ बन गई थीं, जिनके आने के बाद इसकी ज़िंदगी में बहार-सी आ गई। मगर एक कमी-सी ज़रूर थी। उर्वा 1 से 2 बार पाकिस्तान ज़रूर आई थी, मगर जो बच्चियाँ इसमें अपनी माँ तलाश करतीं, इससे बदज़न हो गई थीं और फिर वक़्त गुज़रता चला गया। वो बिज़नेस की दुनिया में बहुत नाम कमा चुका था, फिर एक दिन अचानक से तकरीबन साढ़े 6 साल बाद एक दिन अचानक से इसकी मुलाकात अपनी सेक्रेटरी से हुई, जिसे इसकी मुल्क में गैर मौजूदगी के बाइस स्टाइफ ने हायर किया था। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, मगर ताबिश को ये जानकर अफ़सोस हुआ कि वो अपनी औलाद के बारे में सब कुछ भूल गई थी। मगर कभी-कभी आज भी इसे पैनिक अटैक करते थे और वो और राना बेगम किसी छोटे से मोहल्ले में एक कमरे के मकान में रहती थी, जो ताबिश के इसरार के बाद बदल लिया था। दूसरा मरहला तो शहवार को निकाह के लिए राज़ी करना था, मगर अफ़सोस इसकी ज़िंदगी का तल्ख़ ख्वाब और अपनी औलाद को वो ऐसे भूल गई थी, गोया वो इसकी ज़िंदगी में आए ही ना हों। सुबह का मलगता सा अंधेरा हर सू फैला हुआ था, कल की सारी रात आँखों में कट गई थी। वो दोनों ही अपनी-अपनी जगह खामोश थे। दुर्शहवार, तबीयत कैसी है तुम्हारी? इस रात में ही होश आ गया था, मगर अब सुबह के 6 बज रहे थे। ठीक हूँ, वो चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए संजीदगी से बोलती रुख फेर कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। ताबिश ने दुःख से इसका रवैया देखा था। वो हॉन्स बेड से पाँव लटकाए बैठा था। वो वॉशरूम से बाहर वापस आई तो ताबिश को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया, जो अब बस एकटक फर्श को घूर रहा था या फिर एक बार फिर माजी में गुम हो गया था। ताबिश, इसकी आवाज़ पर भी वो चौंक नहीं सका था। दुर्शवार अपने दिल पर बेहद बोझ सा महसूस हुआ था। वो एकदम ही आंसुओं से लबालब आंखें लिए सिसकती हुई जमीन पर बैठकर इसकी गोद में चेहरा छुपा गई थी। वो चौंका नहीं था, जबकि इस बार वो आहों और सिसकियों से रोई थी। मुझे माफ़ कर दो ताबिश, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकूँगी मैं? वो इसका हाथ अपने हाथों में लेती, रोती हुई बेरब्तगी से बोलती चली जा रही थी, जबकि इस बार ताबिश ने इसको दिलासे का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। मैंने मैंने ये सोचकर कि वो तुम्हारी और उर्वा की औलाद हैं, ये सोचकर इनसे इतना बुरा रवैया रखा, मगर तुमने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरी औलाद को अपनी औलाद बनाकर पाला, जिन्हें इनके सगे बाप ने लावारिस वो मज़ीद वो बाल निकालने ही लगी थी कि वह लबों पर हाथ रख गया। इन्हें लावारिस कहकर मेरी 7 साल की मेहनत और रियाज़त को ज़ाया तो ना करो। वो कब्र से मुस्कुराया, जबकि वो एक बार फिर इसी इसी हाथ में चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रो पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो हमें, मेरे बाबा को माफ़ कर दो प्लीज़। वो मुसलसल सिसक रही थी, तड़प रही थी और ताबिश तर चेहरा लिए खामोश बैठा था। वो दोनों आज एक सी तकलीफ से गुज़र रहे थे। जानती हो दुर्रे, जब तुम मेरे पास थी ना तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हो सका कि तुम मेरे लिए क्या हो। मगर जब तुम मुझसे दूर हो गई तो मुझे एहसास हुआ तुम तो मेरे लिए जीने की वाहिद वजह हो। अपनी सांस रोक देना मेरे बस में नहीं था, वगरना ये कुफरान नेमत कहलाता और बुज़दिल भी। इसीलिए मैंने सब्र का रास्ता चुना और फिर देखो मुझे इस सब्र का बेहतरीन फल तुम्हारी सूरत में मिल गया। तुम मेरे निकाह में आ गई, मेरे गुज़रे 10 सालों की तकलीफ का बेहतरीन अज़ाला हो तुम। प्लीज़ खुद को यूँ हल्कान मत करो, वरना मुझे लगेगा मैं हमारी बेटियों को वो प्यार नहीं दे सका जो इनका हक था। वो इतने दिनों में आज पहली बार खुलकर बात कर रहा था।
दुर्शवार रोते-रोते मुस्कुराई थी, मगर इसके इख्तितामी लफ्ज़ों में चुभन दिल पर महसूस हुई थी। इस दुनिया में हमारी बेटियों को तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, हत्ता कि मैं भी नहीं। जब होश में आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ था ना कि मेरी औलाद दुनिया में आने से कबल ही इस दुनिया से चली गई थी, तो मुझे इतना ख़ास दुःख नहीं हुआ था जितना एक माँ को होना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इस वक़्त वो सिर्फ़ कासिम की औलाद लग रही थी जिस शख़्स ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मगर आज अपनी औलाद को यूँ सामने ज़िंदा सलामत देख मेरे दिल अपनी संगदिली पर खून के आँसू रो रहा है। ये अच्छा ही हुआ कि इन बच्चियों की परवरिश का ज़िम्मा तुमने उठा लिया, वरना मैं शायद इन मासूम जानों को इनके बाप के किए की सज़ा दे बैठती। वो ट्रांस में घिरी इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए अफ़सुर्दगी से गोया हुई थी। नहीं गलत, तुम ऐसा कभी नहीं करती। मैं जिस हसास दिल तुर्रे को जानता हूँ, वो तो कभी ऐसा ना करती, वो भी अपनी पैदा की हुई औलाद के साथ। नहीं, मैं नहीं मानता। वो नफ़ी में सर हिलाता इससे इख्तिलाफ़ कायम कर गया। इतना यकीन करते हो मुझ पर? वो ट्रांस में मुब्तला थी। नहीं, मैं अपने इश्क पर अंधा एतबार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जब एक हसास दिल इंसान माँ के रुतबे पर फ़ाइज़ होती है, तो वो अपनी औलाद के लिए अपनी फ़ितरत के बरख़िलाफ़ 100 गुना ज़्यादा मज़ीद हसास हो जाती है। फिर अपनी ही औलाद को तकलीफ पहुँचाना तो दूर की बात है, वो इसे कंधों से थाम कर अपने साथ बिठा चुका था। अपनी मोहब्बत का इतना भी मान मत बख्शो कि मेरे कंधे इस बोझ तले दब कर रह जाएँ और मैं शर्मिंदगी से कभी तुमसे आँख भी ना मिला सकूँ। वो रोती मुस्कुराती आँखों से शिकवा कुना हुई। मेरा तो तुम पर कोई एहसान नहीं है दुर्रे, जो तुम खुद को मेरे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रही हो। तुम मेरे जीने की वाहिद वजह हो। मैंने जो कुछ भी किया अपनी हयात की खातिर किया और अपने लिए तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। इसे सख्ती से खुद ने भींच कर पेशानी पर होंठ जमाता हर फजूल सोच से दूर ले गया था। औलाद को सामने पाकर दुर्शहवार की ममता तड़प उठी थी, जिन्हें वो अब तक ताबिश की औलाद समझकर ट्रीट करती हुई आई थी। आज इन्हें अपनी औलाद के रूप में कबूल करना भी अलग ही खुशी से दो चार कर गया था। इस वक्त वो हर परेशानी और मनफी सोच को बिलाए ताक रख कर वो इस वक्त महज इन लम्हों को जीना चाहती थी। अपनी औलाद को सीने से लगाना चाहती थी। वो इन दोनों शहजादियों के कमरे में दाखिल हुई तो वो ख्वाबो खरगोश के मज़े लूटती मज़े से सो रही थी। चेहरे पर एक शफ़ीक सी मुस्कान खिल गई थी। जिन बच्चियों के नक्श में इसे आज तक उर्वा का चेहरा नज़र आता रहा था, आज इन्हीं नक्श में अपनी छब दिखाई दे रही थी और वो सब्ज़ आँखों वाली गुड़िया जिसने कासिम की आँखों का रंग चुराया था। ये सोच आते ही इसके लबों से मुस्कान पल में जुदा हो गई थी। नहीं, ये सिर्फ़ मेरी बेटियाँ हैं। इसने गोया खुद को यकीन दिलाया था और फिर सर झटक कर कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। रानिया वानिया मेरा बच्चा उठ जाए, सुबह हो गई है। देखें आज आपको जगाने कौन आया है? आपकी मामा। आपकी मामा, सिर्फ़ अपनी बेटियों की मामा। रानिया के बालों में नरमी से हाथ फेरती वो नम आंखों समेत मुस्कुराई थी। वानिया, इसने छोटी सी मुन्नी मुन्नी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था। हम जाग रहे हैं मामा। वानिया की शरारत में लिपटी आवाज रगों पे में अजीब सा सुकून भर गई थी। तो उठे ना फिर जल्दी से, मुझे अपनी बेटियों से प्यारी सी किसी किसी और हक भी चाहिए। वो ज़रा फ़रमाइशी लहज़े में बोली थी। जभी वो दोनों भी खिलखिलाकर उठती, इसके गले में बाहें डालकर इसका गाल चूम गई थी। दुर्शहवार की आँखें नम हो गई थीं। मम्मा आप रो रही हैं? रानिया की तेज़ निगाहों से अपनी माँ के आँसू छुप नहीं सके थे। यस, मुझे रोना आ रहा है। अपने साबका रवैये को सोच कर कि मैं अपनी शहज़ादी जैसी मासूम और फूल जैसी नाज़ुक बेटियों का दिल दुखाया था। दोनों को खुद से लगाती वो रंजीदगी से गोया हुई थी। डोंट क्राई मम्मा, योर टीज़ आर हर्टिंग अस। रानिया ने अपने नाज़ुक हाथों से इसके रुखसार पर बिखरे आँसू साफ कर मोहब्बत से कहा था। अगर मेरे आँसू मेरी बेटियों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी। मगर आप अपनी मामा को माफ़ कर दो चंदा। इसका वही हाथ थाम कर होठों से लगाती वो ज़्यादा ही जज़्बाती हो गई थी। मामा, क्या आपकी और बाबा की फाइट हुई थी? रानिया ने दुर्शहवार को यूँ रोता देख सहम कर पूछा था। कल रात इनके घर एक गंदे से अंकल भी तो आए थे, फिर मामा की तबीयत खराब हो गई थी और फिर बाद में उर्वा मामा भी तो आई थी। नो मेरा बेटा, मैं और बाबा तो गुड फ्रेंड्स हैं। क्या अच्छे दोस्तों में लड़ाई होती है? इसने मोहब्बत से इसकी थोड़ी थाम कर सवाल किया था। मगर उर्मा मामा ने कहा था कि आप गंदी हैं और हर वक्त हमारे बाबा से लड़ती रहती हैं। इसने मासूमियत भरे लहजे में सहम कर कहा था। उर्वा मामा नहीं, उर्वा आंटी। वो आपकी मामा नहीं है, आपकी मामा सिर्फ मैं हूँ और अब वो कुछ भी कहें तो आपने इनकी बात नहीं सुननी। वो बुरी आंटी हैं और गंदी आंटी हमेशा फाइट कराती हैं। दुर्शहवार के समझाने पर वो झट सर हिला गई। तो बस अब जल्दी से उठ जाएं आप लोग, फिर हम बाबा के साथ मिलकर नाश्ता करेंगे।
ओके गर्ल्स दोनों को प्यार करती वो अपनी हमराही में वॉशरूम की जानिब लेकर बढ़ी थी ताकि खुद अपने हाथ से इनके एक एक चीज सेट कर सके। नाश्ते की मेज पर सब घर के अफराद मौजूद थे। कल रात डाइवोर्स पेपर मिलने और कासिम की नाकामी के बाद वो ताबिश के हुक्म पर अपना सारा सामान समेटती निकलने को थी। वो नीचे आई तो बस सब फैमिली मेंबर्स ऐसे खुश गप्पों में मसरूफ थे गोया कल रात कुछ हुआ ही ना हो। इसे देखकर सबके चेहरों पर नागवारी सी दर आई थी। ताबिश ड्राइवर को बोलो मुझे होटल छोड़ आए। वो ऑफिस जाने से कबल इसे घर से रवाना करना चाहता था। यही वजह थी कि वो इस वक्त रूबरू खड़ी थी। मेरे घर के सर्वेंट्स तुम्हारे लिए नहीं है उर्वा मैडम। अपनी कैब बुक करवाओ और चली जाओ यहाँ से। वो तेज लहजे में बोला था। ये औरत इसकी जिंदगी में कितना जहर घोल चुकी थी वो काफी था। मगर क्या तुम्हें एक बार का कहा समझ नहीं आता? ताबिश ने जब कह दिया कि जाओ तो मतलब जाओ। वैसे भी अब मैं मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर है बाहर बैठकर ही कैब का इंतजार करो। इसने वार्न किया था तो वो गुस्से से लबदबा गई। बच्चियों ने सहमी नजरों से इसकी जानिब देखा था। वो ताबिश अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कि कासिम को मैंने शट अप जस्ट शट अप मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। और हाँ तुम जैसी औरत से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। इससे कबल कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए। वो एकदम ही चेयर छोड़कर खड़ा हुआ था। ताबिश कहाँ जा रहे हो? दुरे ने इसे बाहर जाता देख बोली। इन मोहतरमा के यहाँ से जाने का इंतजाम करने वरना ये यहीं हम पर मुसल्लत रहेंगी। वो नागवार लहजे में बोलता बाहर की जानिब बढ़ा था जबकि उर्वा अपनी सारी प्लानिंग यूं धरी की धरी रह जाने पर दिल महसूस कर इसकी पैरवी में बाहर आई थी। मम्मा क्या आज हम स्कूल से ऑफ नहीं कर सकते? दोनों ने कान में खुसर पुसर करते आस भरे लहजे में पूछा था। क्यों भाई? इसने सवाल किया। एक्चुअली हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके और दादो लोगों के साथ गुजारना चाहते हैं। वो शरारत से दांत दिखाकर बोली थी। इन दोनों की शरारत पर शाइस्ता और इत्तसाम साहब भी मुस्कुराए थे। नो, दादो लोग यही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। सो आप लोग अपने स्कूल जाओ और फिर वापस आकर हम सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। इसने इन्हें गुदगुदाकर बहलाना चाहा था, जो एकदम खिलखिलाई थी। वापस आते ताबिश की समातों से जब अपनी दोनों परियों की आवाज टकराई तो वो हौले से मुस्कुरा उठा था। इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है भई? अपनी चेयर दोबारा से संभालते ताबिश ने मोहब्बत से अपनी जिंदगी को देखा था। आपकी बेटियों का स्कूल जाने का इरादा नहीं लग रहा है? दुर्शहवार के कहने पर इसने मुस्कुराहट दबाई। ऐसा तो नहीं होने वाला भई। मौज मस्ती सब अपनी जगह मगर स्कूल तो हर सूरत जाना होगा। रानिया की नाक पर धीरे से पंच करते इसने इनकी खुशी पर पानी डाल दिया था, जो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुकी थी। प्लीज ना बाबा, दादो आप बोलें। इस बार वो जिद पर उतर आई थी। नो बेटा जी, स्कूल से नो छुट्टी। आज पहले आप लोग बाबा के साथ स्कूल जाओ, मैं फिर अपनी पोतियों के साथ खेलूंगा, ओके? इनका गाल सहलाकर बोले तो वो मुंह बना गई जबकि इन सबके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो जलील आदमी? मुझे इतनी अजियतें देने के बावजूद तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब मेरी बेटियों को भी मुझसे जुदा करना चाहते हो? वो मुकाबिल खड़े कासिम पर भपरी शेरनी की मानिंद गुर्राई थी। देखो दुरे शहवार तुमने दूसरी शादी कर ली है। अब मुझे मेरी बेटियां वापस करो। वो जिद पर अड़ा हुआ था जबकि वो इसकी इतनी जुर्रत पर हैरान परेशान थी। कौन सी बेटियां जिनको तुमने अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया था? घटिया इंसान, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी सूरत मेरे सामने लाओ? डाइनिंग रूम में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ दुल्हन शहवार की आवाज थी जो खामोशी में गूंज रही थी। बच्चियां इस वक्त अपने रूम में मौजूद थीं। शाइस्ता बेगम और इत्तेसाम साहब इनके साथ कमरे में ही मौजूद थे। ताबिश नहीं चाहता था इस शख्स की मौजूदगी को लेकर इसकी मासूम बेटियों के जहन में कोई भी फजूल सवाल जन्म दे। तुम्हारे कह देने से क्या होता है? औलाद तो वो मेरी ही है ना? वो इंतहा का ढीठमट था। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो तुम्हारी औलाद है? ये सिर्फ मेरी और दुर्र शहवार की औलाद है, सुना तुमने? इस बार दुर्र शहवार को अपने हिसार में लेते ताबिश ने सख्त लहजे में कहा था। ओ प्लीज तुम बीच में मत बोलो, मैं अपनी बच्चियों की माँ से बात कर रहा हूँ। वो एकदम भपक कर रह गया था। तुम खामोश हो जाओ। तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी से मुखातिब हो और अगर अभी मैं तुम्हारे ऊपर दुर्शहवार को मेंटली टॉर्चर करने का पर्चा कटवा दूं
تو تم پاکستان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے آواز نیچی رکھ کے بات کرو، تم جیسے انسان پر یہ انداز زیب نہیں دیتا۔ تابش کی تیز آواز کی چنگھاڑ پر اب قاسم ٹھنڈا پڑا تھا، کیونکہ پہلے در شہوار لاوارث تھی اب نہیں، اور مقابل کھڑا شخص اس سے کئی زیادہ اثر رسوخ والا تھا۔ دیکھو تابش، تم صرف در شہوار کی وجہ سے جذباتی ہو رہے ہو، آج تمہاری اولاد نہیں ہے، کل تو تم بھی صاحب اولاد ہو جاؤ گے، پھر تمہیں یہ بچیاں بوجھ لگنے لگیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے میری اولاد واپس کر دو اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ اس نے تابش کو رام کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کی خود سری پر نفرت سے مسکرایا تھا۔ وہ میری اولاد ہیں قاسم، اور جنہیں تم بوجھ کہہ رہے ہو نا، چاہے میری 10 اولادیں بھی اس دنیا میں آ جائیں، مگر جو جگہ میری بیٹیوں کی ہے وہ جگہ کوئی دوسری اولاد کبھی نہیں لے سکتی، سمجھے؟ اس نے جتاتے لہجے میں کہا تھا۔ اور ویسے بھی تمہیں ان بچیوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قاسم، جب تم اتنے سال سے لاپرواہ ہو تو اب بھی تمہیں کسی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لب بھیج گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں عدالت میں کیس کروں گا اور اپنی بیٹیاں تو میں ہر حال میں لے کر رہوں گا۔ اس بار وہ نشست چھوڑتا تہس لہجے میں گرایا تھا، ساتھ ہی تابش اور در شہوار بھی کھڑے ہوئے تھے، جبھی وہاں احتسام صاحب بھی آ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے بھائی؟ اس بار انہیں اس کا مسئلے میں مداخلت کرنی پڑی تھی، جبکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ ان کے بیٹے اور بہو کا تھا، وہ بھی اس میں کسی قسم کی مداخلت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انکل، آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں اپنے صاحبزادے کو کہ یہ میرے خون کو میرے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ آخر ضد پر کیوں اڑ گیا ہے؟ وہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب گھوما تھا۔ کون سی اولاد قاسم صاحب؟ یہ کہو کہ اب میڈیکل رپورٹس کے مطابق تمہاری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہیں یہ بچیاں یاد آ گئیں جنہیں تم نے اپنی اولاد تک ماننے کا انکار کر دیا تھا۔ اور کس کیس کی بات کر رہے ہو؟ دنیا کی کوئی بھی عدالت ان بچیوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کر سکی۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بار اس نے بھی حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ تابش بیٹا، آرام سے۔ اور آپ، اگر یہ آپ کی اولاد ہیں تو آپ اس وقت کہاں تھے جناب جب ان بچیوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ قاسم کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ انکل، وہ دوسری بات، آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ جو کچھ آپ نے ہماری بچی کے ساتھ کیا تھا، اس سب کے بعد ہم آپ کو سزا نہیں دے رہے۔ آپ کو تو اس بچی کا احسان مند ہونا چاہیے، آپ الٹا دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ قاسم کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اب ان کو کیا جواب دے۔ انکل، میں شرمندہ ہوں، وہ حالات ہی ایسے تھے کہ اس نے کوئی بہانہ بنانا چاہا تھا۔ بیٹا جی، شرمندہ چہرے ایسے نہیں ہوتے۔ انہوں نے طنز کیا تو وہ سر جھکا گیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ ہم آپ جیسے خود غرض اور رحم شخص کو اپنی پھولوں جیسی بچیاں ہرگز بھی نہیں دے سکتے، اور اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو ہم آپ کے خلاف پوری قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے گویا قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ جو ایک نظر خود کو نفرت سے دیکھتی تو رہشوار کو دیکھ کچھ سوچ کر پلٹ گیا تھا۔ اوف بابا، تھینک گاڈ کہ آپ نے ہمیں باہر بلا لیا، ہمیں تو لگ رہا تھا آپ ہمیں دادو کے ساتھ روم میں بند کر کے ماما کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلے گئے ہیں۔ ملازمہ کے بلاوے پر روم سے بھاگ کر آتی رانیہ اور وانیہ نے تابش کی گود میں جگہ سنبھال دے ذرا آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہا تھا۔ احتسام صاحب کہکا لگا گئے تھے، جبکہ تابش نے مسکراتی ہوئی در شہوار کو اشارہ کرتے اپنی شہزادیوں کو گور کر دیکھا تھا۔ دن بہ دن جن کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں اپنی بیٹیوں کو یوں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ رانیہ کے رخسار پر بوسہ دیتے اس نے سوالیہ پوچھا۔ کل جب وہ گندھے انکل گھر آئے تھے تو ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ اداس بھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا آپ ماما کو خوش کرنے کے لیے اکیلے ہی لے گئے۔ اپنا معصوم سا ذہن چلا کر وہ بس اتنا ہی سمجھ سکی تھی۔ در شہوار نے مسکراہٹ روکی، جبکہ بچیوں سے ایک بار ملنے کی خواہش لیے پلٹ کر آتا قاسم اپنی بیٹی کے لبوں سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر ٹھہر گیا تھا۔ ویسے بابا، وہ بیڈ انکل کون تھے؟ اس کے سوال پہ در شہوار کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہو گئی تھی۔ بیٹا جی، وہ ایک بیڈ انکل تھے، بٹ آپ فکر نہ کرو، اب وہ کبھی ہماری لائف میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ سب ایک فیملی تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اس کی پھولوں جیسی بیٹیاں واقعی میں تابش کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی آخری خواہش یوں ہی دل میں دبائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ کچھ دن بعد، در شہوار یار، نہیں کرو ایسے ورنہ تمہیں چوٹ لگ جانی ہے۔ اس وقت بچیوں کے ساتھ بچی بنی خود بھی سلائڈ لے رہی تھی، جبکہ تابش کی جان حلق میں آئی ہوئی تھی۔ کم آن تابش، کچھ نہیں ہوتا، تم تو فضول میں پریشان ہو رہے ہو، اس نے سیڑھیاں چڑھتے گھور کر کہا، جبکہ تابش نے پارک میں ارد گرد میں موجود لوگوں کو دیکھا جو مسکرا کر اس فیملی کو دیکھتے اپنے رستے ہو گئے تھے۔
بابا سلائڈ لینے میں بہت مزہ آ رہا ہے، پلیز آپ بھی آئیں نا۔ رانیہ نے باپ کو دیکھ اصرار کیا، جو اس بار درشہوار کی سلائڈنگ کے نیچے آنے پر اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا کھینچ کر دوسری جانب لے آیا تھا۔ یار تابش جانے دو نا، اتنا مزہ آ رہا تھا، اس نے معصوم سی صورت بنا کر لاڈ سے کہا تھا۔ تمہیں اگر سلائڈ لینے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو رانیہ اور وانیہ کے پلے روم میں ایسی بہت بڑی سلائڈ لگی ہوئی ہے، تم وہاں اپنا شوق پورا کرتی رہنا، بٹ پلیز مجھے یہاں شرمندہ نہ کرو، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں، تابش نے ذرا ناراض لہجے میں کہا تھا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اور ان لوگوں کی تو تم رہنے دو، زندگی سے فارغ لوگ ہیں، بس دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کا ہو نہ ہو روٹھے سے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا پھر آؤ ہم اس ٹرین میں بیٹھتے ہیں۔ تابش نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو اس نے نگاہ اٹھا کر اس ٹرین کو دیکھا تھا، جس کی اونچی اونچی نیچی پٹریاں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی اور اسے ویسے ہی بلندی سے ڈر لگتا تھا۔ جی نہیں، اس موت کی کنویں کی سواری تم ہی انجوائے کرو، میں تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلائڈ لوں گی۔ وہ زبردستی اپنا ہاتھ چراتی سلائڈ کی جانب بڑھی، ناچار اسے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تھا، جبکہ اب اس کی دیکھا دیکھی اور بھی خواتین سلائڈس لینے آ گئے تھے۔ تابش نے تعسفی انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ دریا شہوار کے ساتھ ساتھ اپنی لاڈلی بیٹیوں کی چشمے سے جھنکار سماعتوں کو سکون بخش رہی تھی۔ تابش تم سمجھاؤ نا بابا کو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت لان میں موجود شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی پرسکون فضا میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب احتسام صاحب نے کل اپنی واپسی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ بس بیٹا 2 مہینے ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے، اب اپنے گھر واپس جائیں گے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا، جبکہ شائستہ اپنی پوتیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں بچیوں کو پا کر تو گویا وہ پھر سے جی اٹھی تھی، کیونکہ کیوں یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ وہ روٹ کر بولی تھی۔ ہمارا ہی گھر ہے، اب تم دونوں آنا نا اسلام آباد۔ کیوں شائستہ؟ انہوں نے قریب آتی شائستہ کو مخاطب کیا تھا۔ بالکل اب آپ دونوں کی باری ہے، ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع دیں، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ تابش اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ تابش تم کہہ کیوں نہیں رہے؟ انٹی انکل جانے کی بات کر رہے ہیں، تم کچھ بولو نا۔ اس نے اس بار تابش کو بھی ساتھ گھسیٹا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے بیٹا، ہم کیوں ناراض ہوں گے؟ بھلا ماں باپ بھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں؟ احتسام صاحب نے ساتھ بیٹھے تابش کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ تو پھر آپ لوگوں نے جانے کی ضد کیوں باندھ لی ہے؟ اس بار وہ ناراض لہجے میں بولا تھا۔ دادو ہمارے پاس ہی رہ جائے نا، ہم لوگ خوب مستی بھی کیا کریں گے اور روز گھومنے بھی جایا کریں گے۔ اس بار وہ دونوں بھی اپنے دادو کے سر ہوئی تھی اور ساتھ میں لالچ بھی دیا تھا۔ بھائی شائستہ اب بات ہماری پوتیوں کی ہے، میں تو یہیں اپنی بیٹیوں کے پاس ہوں، آپ واپس جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ انہوں نے رانیہ کو گود میں بٹھا کر محبت سے کہا تھا، جبکہ وہ سب کہکا لگا گئے تھے۔ یہ منظر پیارا تھا اور مکمل۔ عروا ڈارلنگ، تم نے اتنی جلدی ہار مان لی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اپنے شوہر کو ناک چنے چبوا دو گی، مگر مجھے تو ایسا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل میں موجود ڈرنکس پر ڈرنکس پی رہی تھی۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تو یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے، میں اتنی آسانی سے تو تابش کو نہیں چھوڑوں گی، اپنا پورا پورا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ درستگی سے بولی تھی۔ او کم آن ہنی، تم ہار گئی ہو، اس نے گویا مذاق اڑایا تھا۔ میں ابھی نہیں ہاری، جب تک اس لڑکی کو برباد نہ کر دوں میں نہیں ہار سکتی۔ سنا تم نے؟ اس نے درست لہجے میں مزید شراب کے گلاس چڑھا لیے تھے اور نشے میں مزید پینے کی وجہ سے وہ لہرا کر گرتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ دونوں اس وقت روم میں موجود تھے، بچیاں اپنے دادا ابو کے پاس تھیں، جبکہ تابش نے الگ ہی ضد پال رکھی تھی۔ تابش پلیز نہیں نا، اب ولیمہ ضروری تو نہیں؟ وہ اس کی ایک ہی گردان پر زچ ہو گئی تھی۔ کیوں ضروری نہیں ہے بھائی؟ ہمارا صرف سادہ سا نکاح ہوا تھا، اب ولیمہ تو لازمی ہوگا۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، جبکہ وہ نظر انداز کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ اچھا بتاؤ میں کون سا ڈریس پہنوں، یہ والا یا یہ والا؟ اس نے ایک سرخ رنگ اور ایک سیاہ رنگ کی کرتی کو اس کے سامنے لہرا کر سوالیہ پوچھا تھا۔ کچھ بھی پہن لو یار، مگر ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہماری بیٹیوں کی 8ویں سالگرہ پر ہمارا ولیمہ لازمی ہوگا۔ بس، وہ اٹل انداز میں بولتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، ولیمہ ولیمہ، اس نے منہ بنایا تھا۔ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے درے،
तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन-सी बुढ़ी रूह घुस गई है, जबकि वलीमा करना तो सुन्नत है। अब बस मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा। इसने बोलते साथ ही तुरैशहवार की कमर में हाथ डालकर खुद से करीब किया था, जो गुलाबी सादा से जोड़े में मलबूस मोम की गुड़िया ही लग रही थी, या फिर ताबिश की आँखों का जादू था, जबकि इस बार इसने भी मुस्कुरा कर इसके गले में बाहें डाल दी थी। ओह! तो क्या इरादे हैं आपके? ताबिश के चेहरे पर उँगलियाँ फेरती वो ज़रा दिलरुबाई से बोली थी, जिसने मशकूक निगाहों से घूरते इसकी अदाएँ मुलाहिज़ा की थी। फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है बेगम, मगर मुझे आपके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। इसके मरमरी हाथों का हिसार खोलता, दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़कर पुश्त से लगाता वो मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर चुका था। जो ज़रा सटपटा कर रह गई थी। अच्छा, तो फिर बताओ क्या इरादे हैं मेरे? इसने मगरूराना अंदाज में चेहरा उठाकर इस्तफसार किया, आईब्रो उठाए। ये जो इरादे बता दूँ तुमको, शर्मा ही जाओगी। वो कान के करीब हौले से गुनगुनाया था, तो वो अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करती से घूरने लगी। तुम मेरे इरादों की बात कर रहे हो? बताओ क्या इरादे हैं मेरे? वो यूँ ही इसके हिसार में जकड़ी थोड़ी और नज़दीक होती। वो गोया इसकी आँखों में मौज़िन जज़्बात के ठाटे मारते समंदर में डुबकियाँ लगाने को तैयार खड़ी थी। आपके जो भी इरादे हैं मगर नेक बिल्कुल भी नहीं है बेगम। इसके गुलाबी रुखसार पर लब रखता वो जुमानियत से बोला था। पीछे हटो ठरकी इंसान, यहाँ बंदे ने जरा उंगली पकड़ाई और तुम फौरन हाथ पकड़ने के चक्कर में लग जाते हो। इसने इसकी बेबाकी पर जरा खफ्फत से घूर कर कहा था, जबकि ताबिश का कहका बेसाख्ता था। क्यों क्या हुआ? अभी तो आप बड़ी दिलरुबाई से मेरे करीब आई थी। चेहरे पर झूलती शरारी लटकों, कान के पीछे अड़ास से इसने आईब्रो उठाए थे। छोड़ो ना ताबिश, मुझे रेडी होना है। आज इनका इरादा सारा दिन साथ में टाइम स्पेंड करने का था, बस इसीलिए मैं तैयार होना चाह रही थी। मगर अब इसकी आँखों से झलकते जज़्बात देख हफ़्फ़त-ज़दा सी निगाहें चुरा रही थी। अब बाद में तैयार होना, पहले मैं तुम्हारे नेक इरादे पर अमल करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कोई हसरत ना रह जाए। कान के करीब झुककर मायना ख़ैज़ लहज़े में धीरे से सरगोशी करता वो इसे हया से गुलनार कर गया था। हर वक़्त बकवास ही, इसके लफ्ज़ लबों में ही अधूरे ही रह गए थे। बाबा, दरवाज़ा खोलकर अंदर आती रानिया और वानिया को देख वो दोनों सटपटाकर फांसे पर हुए थे। मामा आप हमें रेडी कब करेंगी? गोल्डन बालों की दोनों कोनियाँ बनाए वो चाइना की गुड़िया ही लग रही थी, जबकि दुल्हन शहवार ज़रा शर्मिंदगी से ड्रेसिंग रूम में भाग गई थी। मेरी जान पहले मम्मा खुद तैयार होंगी और फिर आपको रेडी करेंगी, मगर मैं आप दोनों से बहुत नाराज़ हूँ। इसने मुँह बनाया। क्यों बाबा? वो दोनों मुँह खोले हवन्नक हुईं, जो अब बेड पर आ बैठे थे। भाई मैंने तो आपको गुड गर्ल्स बनाया है और गुड गर्ल्स में बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही नासमझी के अंदाज में देखा था। मगर हम तो अपने सब बैड हैबिट्स छोड़ चुके हैं। मेरी जान किसी के रूम में बगैर नॉक किए एंटर होना बैड मैनर्स होते हैं, है ना? वो मुंह खोलकर सर पे हाथ मारती गोया अब जाकर बाप की नाराजगी को समझी थी। सॉरी बाबा, अब हम नॉक करके ही आएंगे। वो जल्दी से माजरत कहती एक जबान बोली। इट्स ओके मेरी जान, बस आइंदा ख़्याल रखिएगा, ओके? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटियों को बैड गर्ल्स बोले। इसने दोनों को प्यार करते मोहब्बत से कहा था। दुर्शहवार कपड़े चेंज करने के बाद अब इन दोनों को तैयार करने की गर्ज से अपने लिए इनके रूम की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो खुद भी मुस्कुराता हुआ नीचे की जानिब बढ़ा था। वो तीनों इस वक्त मगन अंदाज में शॉपिंग में मसरूफ थे। नेक्स्ट वीक में इन दोनों का वलीमा और बच्चियों की सालगिरह का प्रोग्राम तय पाया था, जिसके लिए शहर के लग्जरी मार्की में बुकिंग कराई गई थी। और जिस तरह से ताबिश वलीमे की तैयारियां कर रहा था, दुल्हे शहवार तो भौखला सी जाती कि कुछ शर्म करो, इस वलीमे में हमारी बच्चियां भी शरीक होंगी, मगर मजाल है जो अब तक इसके कान पर एक जूं तक रेंगी हो। काबिश अल्लाह का वास्ता है, बस करो, और कितनी शॉपिंग करनी है? वो पहले ही ढेरों शॉपिंग बैग्स गाड़ी में रखा आया था और अभी भी वो कुछ ना कुछ ले ही रहा था। तुम खामोश हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि हमारे वलीमे का प्रोग्राम किसी भी अंदाज में फीका रह जाए। हर चीज़ अनोखी और मुकम्मल होनी चाहिए। वैसे भी हमारा वलीमा आम कपल्स की तरह रिवायती नहीं है। दुर्शेवार की आँख को आंखें दिखाते इसने अब कदम एक मजीद ज्वेलरी शॉप की जानिब बढ़ाए थे। क्यों हमारे वलीमे में कौन से सुर्ख़ाब के पड़ लगे हैं? वो जो नॉर्मल कपल जैसा नहीं है। हाँ, मगर जितनी फ़ज़ूल ख़र्ची तुम कर चुके हो, अगर अब इस वलीमे को शितर-मुर्ग़ के पड़ लगाना चाहो तो वो एक अलग बात है। इससे भी साथ चलते गहरा वार किया। उफ़ मेरी नादान बीवी, हमारा वलीमा इसलिए स्पेशल है क्योंकि सब कपल के वलीमे में इनकी जुड़वा बेटियाँ थोड़ी शामिल होती हैं। इसने गोया इसकी अकल पर मातम किया था। उफ़! अजीब मनतकी आदमी हो तुम भी भई। इसने मुँह बनाया। अच्छा छोड़ो ये नेकलेस देखो।
प्यारा लग रहा है ना? टमी पर लगा वो कीमती नेकलेस हीरो से जड़ा हुआ था। पहली ही नज़र में दुर्र-शहवार की नज़रों में सताइश उभरी थी। "ये नेकलेस पैक कर दीजिए।" दुर्र-शहवार एकदम गड़बड़ाई थी। "ताबिश, ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है।" वो भले ही इसे पहली नज़र में पसंद आया था, मगर वो बहुत महँगा था। इसे वैसे ही ज्वेलरी पहनने का कोई ख़ास शौक नहीं था। मैडम, अब मैं वो यूनिवर्सिटी वाला कंगला ताबी नहीं रहा जो तुम्हारा लंच शेयर किया करता था। इसने कार्ड से पेमेंट करते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। खैर, कंगले तो तुम इस वक्त भी नहीं थे, बस तुम्हें आदत थी मेरा लंच छीन कर खाने की। कजा कैसे कितने ही कीमती और नायाब ज्वेलरी पीस इस कबाब यूं ही दिला दिया करता था, मगर फिर भी वो ताबिश पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। हा हा हा, खैर आ जाओ, घर चलते हैं। थैंक गॉड तुम्हें भी घर की याद आई। इसे घूरने पर वो कहका लगा गया, जबकि अब वो हँसते मुस्कुराते हुए बातें करते मॉल से बाहर आए थे। और बस यही वो लम्हा था जब कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी इसे बुरी तरह हिट करती गुज़रती चली गई थी। माहौल में खामोशी सी छाई और फिर चीखों-पुकार मच गई। ताबिश हवास भागता सा खून से लथपथ हुई दुर्र-शहवार को बाजुओं में उठाए एम्बुलेंस की जानिब बढ़ रहा था। जबकि जो गाड़ी हिट करती हुई गई थी, कुछ दूर जाकर वो खुद एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। बाबा, छोटी-सी रानिया की आँखों में मोटे-मोटे आँसू तैर रहे थे, गोया वक़्त एक बार फिर घूमकर 10 साल पीछे चला गया था। जब भी तो वो यूँ ही परेशान हाल अस्पताल के कॉरिडोर में खामोश बैठा था और परेशानी की सबसे बड़ी वजह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता वो वजूद था, जो इसे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। जी मेरा बच्चा, वो अपनी परेशानी भुलाए अपनी दोनों मासूम बेटियों की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो आँसू सूरत लिए बैठी थी। मामा को क्या हुआ? इन्हें याद था अस्पताल लाते वक़्त इनकी माँ दर्द से तड़प रही थी। इत्तेफ़ाक की बात थी कि आज वो घर ही था और शाइस्ता बेगम और इत्तिसाम साहब अपने किसी बेटे की शादी में गए हुए थे। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मामा को अभी आप देखिएगा, वो बिल्कुल ठीक अपनी बेटियों से मिलेंगी। ओके, आपने रोना नहीं। बाबा है ना आपके पास? इसे बहलाकर सीने से लगाया था, मगर अपने दिल का क्या करता जो इन 3 ज़िंदगियों में अटका हुआ था। जब ये ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकल आई थी। मुबारक हो मिस्टर हाशमी, अल्लाह पाक ने आपको जुड़वाँ बेटों से नवाज़ा है। ताबिश के लबों पर खुशकुन मुस्कुराहट खिल गई थी, खुशी के मारे आँखों से आँसू आ गए थे। मगर ये तशक्कर के आँसू थे, दिल एकदम सजदा-रेज़ हुआ था। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। और मेरी मिसेज़ इस बार ज़रा परेशानी से पूछा गया। वो बिल्कुल ठीक हैं, कुछ देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो प्रोफ़ेशनल मुस्कुराहट पास करती गुज़रती चली गई थी, जबकि ताबिश को वो वक़्त याद आ गया था जब डॉक्टर ने इन्हीं ट्विन्स बेबी की खुशखबरी सुनी थी। ताबिश में 2-2 बच्चों को एक साथ कैसे सँभालूँगी? वो तो अभी से परेशान हो गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी दोनों शहज़ादियों को सँभाला था। वो खुद तो खुशी से फूले नहीं न समा रहा था। एकदम अल्लाह ने इतनी सारी खुशियाँ से नवाज़ दिया था। मेरा यहाँ सोच-सोच कर बुरा हाल है और तुम्हें तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। वो रुआँसू सी फूट-फूट कर रो पड़ी थी। ताबिश को अपना कहका ज़ब्त करना मुश्किल लगा था। कम ऑन यार, क्या हो गया है? तुम अकेली थोड़ी हो। मैं हूँ, मामा-बाबा हैं और फिर हमारी बेटियाँ भी तो हैं। वो सँभाल लेंगी ना अपने दोनों भाइयों को। वो इसको सीने से लगाता मुसलसल बहला रहा था, जो खामोश होती अब आइंदा वक़्त को लेकर पुरुम्मीद थी। जबकि वो निगाहों में बेपनाह मोहब्बत और चाहत समेटे इसका हुस्न निहारने में मसरूफ़ था, जो दिन-ब-दिन हसीन होती जा रही थी। वो मुसलसल कुछ बोल रही थी, जिसको वो खामोश करा गया था। इस एक्सीडेंट वाली शाम ताबिश को लगा था इसने एक बार फिर अपनी खुशियाँ खो दी थी, मगर शायद अल्लाह को इस पर रहम आ गया था और दुर्र-शहवार मौत के मुँह से वापस आई थी। पाँव में सीवर इंजरी के बाइस वो कितने ही महीने चलने-फिरने से कासिर थी और फिर वक़्त के साथ ताबिश और सबकी बेपनाह मोहब्बत और ख़याल के बाइस जल्दी रिकवरी की तरफ आ गई थी। वलीमे का प्लान पहले इसकी तबीयत और फिर बाद में बच्चों की आमद के बाइस अधूरा ही रह गया था। मगर ताबिश दुर्र-शहवार की मुकम्मल सेहतयाबी के बाद सादा तरीके से वलीमे की सुन्नत अदा कर चुका था। अब इन्हीं अधूरी सी खुशियों में इनकी मुकम्मल खुशियों ने दरवाज़े पर दस्तक दी थी और वह इस रात ही कार हादसे का शिकार होती अपने आखिरी सफ़र की जानिब चल दी थी। वेलकम बेबीज़। आज अस्पताल से छुट्टी के बाद वो घर वापस आ चुकी थी। इस वक़्त सब लोग वहाँ घर में मौजूद थे। राना बेगम भी आज सुबह ही पहली फ्लाइट से कराची पहुँची थी। दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास थे, जबकि वो ताबिश के हिसार में मुस्कुराती हुई अपने रूम में वापस आई थी, जो इसकी बेटियों ने अपनी दादी के साथ मिलकर डेकोरेट किया था। थैंक यू मामा की जान। बेड पर बैठे दूल्हे ने सबसे पहले अपनी
بیٹیوں کو پیار کیا تھا اور جنہوں نے تابش کے ساتھ مل کر اس کا بہت خیال رکھا تھا، جبکہ روم مکمل طور پر نیلے رنگ کے بلونز اور ربن سے ڈیکوریٹ تھا۔ تابش نے ان دونوں بچوں کے لیے پہلے ہی الگ روم سیٹ کرا چکا تھا، جو ان کے بیڈ روم سے اٹیچ تھا، مگر فی الحال وہ بہت چھوٹے تھے، جبکہ اب وہ اپنی ماں سے مل رہی تھی، جو اسے بہت ساری دعائیں دے رہی تھی۔ دادو، ہم بیبی کو گود میں لے لیں؟ وانیہ نے بیبی کی سافٹ اسکن دھیرے سے ٹچ کرتے پوچھا۔ ہاں ضرور، لائیں ہم مل کر بیبی کو کیری کرتے ہیں۔ تابش عین بس میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ارد گرد میں بیٹھی اب پیار کرنے لگی تھی۔ بھائی بچوں کے نام کیا سوچے ہیں؟ اس بار اعتصام صاحب نے بات میں حصہ ڈالا۔ ہم نے تو کوئی نام نہیں سوچا، البتہ میں نے اور تابش نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام ان کے دادا دادی رکھیں گے۔ درشہوار کی بات پر ان دونوں نے ہی خوشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ تو بس ٹھیک ہے، میں تو اپنے پوتے کا نام عمر ہاشمی رکھوں گا۔ تابش کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی تھی، اور چھوٹے شہزادے کا نام حسین ہاشمی۔ شائستہ بیگم نے دھیرے سے گال پر لب رکھتے دوسرے والے کو نام دیا تھا۔ ماشاءاللہ، دونوں ہی بہت پیارے نام ہیں۔ اللہ پاک بچوں کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ آمین۔ رانا بیگم کی آواز پر سب نے یک زبان آمین بولا تھا، اور ایک ایک کر کے وہ تینوں بڑے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی چار اولادیں۔ تابش اٹھ کر در شہوار کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی ساتھ ہی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ لاڈ کرنے میں مگن تھی۔ خوش ہو؟ اپنی محبت کے حصار میں لیتے اس نے دھیرے سے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بہت خوش، تھینک یو تابش، مجھے اتنی ساری خوشیاں دینے کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتی وہ جذبات سے بھوجل بھاری لہجے میں گویا ہوئی تھی، جو مسکراتا ہوا پیشانی جوڑ کر دھیرے سے گنگنایا تھا۔ کچھ ایسی لگن اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا؟ وہ دونوں ذرا فاصلے پر موجود اپنی کل کائنات کو دیکھ بھرپور انداز میں مسکرائے تھے، اور زندگی نے دیکھ دھیرے سے مسکراتی اپنے بھاؤ سنگ بہا لے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ ختم شد۔